वंदे मातरम। स्वागत है आपका लाल लर्निंग एकेडमी में। राष्ट्र हित में शिक्षा बहुत जरूरी, प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत जरूरी है राष्ट्र हित के लिए। इसी कड़ी में आइए हम ईवीएस का अगला चैप्टर पढ़ते हैं, जिसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम आज पढ़ेंगे। जल एवं महासागर। जल इसमें क्या है? जल, स्थल जल, लवणता, महासागरीय परिसंचरण, तरंगे, सुनामी, ज्वार भाटा और धाराएं। इनमें ये मुख्य टॉपिक होंगे, मुख्य विषय वस्तु होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जल, जल जीवन का आधार है। सहमत होना पड़ेगा आपको। जल है तो कल है, जल ही जीवन का आधार है। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त किया गया बहुत ही बड़ा तोहफा है प्रत्येक जंतु पादप के लिए। जल, पृथ्वी की सतह पर जल का लगभग 71, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। ये मान लीजिए अगर आपकी पृथ्वी है, सपोज मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, लगभग 71% जो है जल है और बाकी जो बची हमारी स्थल मंडल में रहने का स्थान यह है। ठीक है। जल का मुख्य स्रोत, जल की उपलब्धता का साधन स्थान, महासागर, नदियां, झीलें और भूजल। महासागर का अभिप्राय सागरों से है, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और बहुत सागर हैं। नदियां जो पहाड़ों से या दलदलों से निकलती हैं और अंत में जाके महासागर या खाड़ियों में मिल जाती हैं। झीलें, जब विभिन्न झीलें हैं जो जल का मुख्य स्रोत हैं, जैसे चाप झील, कल की क्लास में हमने पढ़ा था चाप झील। जब नदी अपना रास्ता बदलती है तो उसके जो किनारे होते हैं वहां पर जो इस आकार में आकृति बच जाती है जल की, चाप झील कहलाती है। झीलें और भूजल, भूजल से तात्पर्य है पृथ्वी का आंतरिक जल, जिसे हम विभिन्न साधनों जैसे बोरवेल, समरसीबल या हैंडपंप के माध्यम से निकालते हैं, उसे हम भूजल कहते हैं। जल का मुख्य स्रोत महासागर, नदियां, झीलें, भूजल। अगला है स्थल जल और उसका महत्व। ठीक है भाई, स्थल जल और उसका महत्व। स्थल पर उपलब्ध जल, नदियां, तालाब, झीलें, झरने। स्थल पर जो कह सकते हैं कि नदियां, तालाब, झीलें और झरने ये उपलब्ध हैं। अगला क्या है? पीने योग्य जल केवल 2.7%, लगभग 3% कह सकते हो, लगभग 3% पीने योग्य है। मतलब खारा जल या अशुद्ध जल कह सकते हैं। लगभग 97% जल जो हमारे पीने योग्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कृषि, उद्योग और जीवन के लिए आवश्यक है। जल का महत्व या इनका उपयोग पूछें तो कृषि के लिए ठीक है, उद्योग के लिए और जीवन के लिए आवश्यक है। पशुओं के लिए आवश्यक है, पशुओं में जीवन होता है, इसीलिए जीवन शब्द का चयन किया गया है, क्योंकि पौधों में जीवन है, मनुष्य में जीवन है, पादपों में जीवन है, पशुओं में जीवन है, कीटों में जीवन है, इसलिए यहाँ पर जीवन शब्द का प्रयोग किया गया है। जो जीवित होते हैं वो इस वाक्य में सारे आ जाते हैं। अगली क्लास लवणता। लवणता प्रतिशतता कह सकते हैं कि जल में खारापन कितना है।
आइए पढ़ते हैं। समुद्र के जल में घुले लवणों की मात्रा। लवणता, अगर हमें लवणता को एक्सप्लेन करना पड़े, समझाना पड़े या लिखना पड़े, समुद्र के जल में घुले लवणों की मात्रा, ठीक है। औसत लवणता 35%। ये प्रतिशत 100 पर नहीं है, 1000 पर लगता है। मतलब 1000 ग्राम जब हम एक जल लेते हैं, उस पर ये जो ग्राफ दिया गया है, जो एक आंकड़ा दिया गया है, ये 1000 ग्राम पर लागू होता है, न कि 100 ग्राम पर। मतलब 1 लीटर 1000 ग्राम जल लेते हैं, उसका ये औसत है खारेपन का, लवणता का। अगला है अधिक लवणता, अधिक खारा, अधिक नमक बनेगा। भाई अगर खारा होगा तो नमक बनेगा, अधिक लवणता होगी। अब अगर आपसे सवाल आ जाए, मृत सागर, सबसे प्रसिद्ध मृत सागर कहाँ है, बताइए। मृत सागर इजराइल में है, सबसे प्रसिद्ध। उसमें आदमी डूबता नहीं मृत सागर में, इतनी लवणता होती है। आप लेट जाओ हमेशा, अगर लेट गए आप लेटे हो, डूबोगे नहीं, तैरते रहोगे, इतना ज्यादा लवणता है। चलिए अगला, महासागरीय परिसंचरण, महासागर और उससे संबंधित तत्व। चलिए पहला है महासागर के जल का गतिशील प्रवाह। मतलब कहने का मतलब है सागर का जल गतिशील रहता है। शांत नहीं रहता। आपको दिखने में हो सकता है लहरें आती हैं, ज्वार भाटा इसी संबंधित है। चलिए, इसमें लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा शामिल हैं। लहरें क्या है, सागर है, ये मान लीजिए सागर है। अब ऐसे उठी, ये लहरें जो ये तरंगे बन रही हैं, ये लहरें हैं। जो ये तरंगे बन रही हैं हमारी, ये ही लहरें हैं, ठीक है। ज्वार भाटा, सॉरी धाराएं, लहरें समझ में आ गया। लहरें ये जो हमारी हैं, ये लहरें हैं, ठीक है भाई, लहरें हो गई। धाराएं, जल जिस दिशा में लहर कर रहा है, अब मान लीजिए इस दिशा में जल जा रहा है भाई, तो धारा इसी दिशा में होगी, ये हो गई धारा। मतलब जल के गतिशील होने की दिशा धारा कहलाती है। जल के गतिशील होने की दिशा धारा कहलाती है। चलिए जैसे हम करते हैं धारा, जल के गतिशील होने की दिशा, धारा कहलाती है। ज्वार भाटा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। समुद्र में जल के चढ़ने की क्रिया को ज्वार तथा उतरने की क्रिया को भाटा कहते हैं। चलिए कैसे, समुद्र में जल के क्रिया को ज्वार और उतरने को
भाटा कहते हैं, भाटा। वेरी सिंपल। समुद्र में जल के चढ़ने मतलब उठने की क्रिया को, ऊपर आने की क्रिया को, ज्वार और उतरने की क्रिया को भाटा कहते हैं। अगला है, यह जलवायु और तापमान को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। महासागरीय परिसंचरण जो है, जो उसके तत्व हैं या उसका जो रहन सहन मौसम है, वो जलवायु और तापमान को प्रभावित करता है। अगला हम पढ़ेंगे तरंगे, तूफान और सुनामी। तरंगे, तूफान और सुनामी, समझ में आ रहा है? तरंगे क्या होती हैं? चलिए, पवन से उत्पन्न जल की सतही गति, मतलब पवन से, पवन हवाओं के झोंकों से उत्पन्न जल की सतह का, सतह, जल की सतह की गति। मान लीजिए ये समुद्र है, ये समुद्र है आपका, और ये हवाई और सतह पर लगी, ठीक है, और ये जल जो है इन धाराओं में ऐसे उठने लगा, इन्हें तरंगे कहेंगे। तरंगे जब हवा आती है सागर के जल की सतह पर टकराती है तो जल जो है गति करने लगता है। गति, इन आकारों में गति करता है, इसे तरंगे कहते हैं। तूफान वायुदाब के अंदर से उत्पन्न भीषण हवाएं, वायु का दाब और उस दाब से उत्पन्न भीषण हवाएं जो वायुमंडल और थलमंडल झकझोर देती हैं। तूफान, तूफान से पेड़ पौधे, कमजोर मकान, बिजली के खंभे, संचार के टावर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यातायात बाधित हो जाता है, मानव का जीवन प्रभावित हो जाता है, बहुत ही नुकसानदायक होते हैं तूफान। बस्तियां उजड़ जाती हैं, जन धन की बहुत हानि होती है। अगला सुनामी, सुनामी जब पृथ्वी पर कोई आंतरिक हलचल होती है, जैसे भूकंप या ज्वालामुखी से उत्पन्न समुद्र की लहरें जब विकराल रूप धारण कर लेती हैं। मान लीजिए कि किसी समुद्री तट के आसपास सात रिएक्टर का भूकंप आ गया, इसकी जो दर है 7 हो गई, ये भयंकर भूकंप आ गया। तो समुद्र का जल या ज्वालामुखी कहीं फट गया समुद्र के आसपास, तो उससे जो लहरें वे विकराल रूप धारण कर लेती हैं। ये तूफान की गति की तरह आगे बढ़ती हैं। जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहां भीषण तबाही मचती है। ये बहुत ही हानिकारक होती हैं, बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो हम साधारणतः समझ सकते हैं भूकंप और ज्वालामुखी से उत्पन्न बड़ी समुद्री लहरें सुनामी कहलाती हैं। वन लाइनर आंसर, समुद्र और भूकंप से उत्पन्न बड़ी समुद्री लहरें सुनामी कहलाती हैं। ज्वार और भाटा, लो भैया आ गया, अभी हम पीछे पड़ रहे थे। पहला टॉपिक, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र के जल का उठना और गिरना। उठने को ज्वार और गिरने को भाटा। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र के जल का उठना और गिरना, ये ज्वार है भैया, ये भाटा है। यही प्रक्रिया होती है। ठीक। दूसरा, उच्च ज्वार मतलब जल का उठना, भाटा जल का घटना। आगे, महासागरीय धाराएं, ये क्या कह रही हैं भाई? महासागरों में जल की निरंतर गति, महासागर में जल की निरंतर गति
ये धारा है। गर्म और ठंडी धाराएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। धाराएं दो प्रकार की होती हैं, नंबर 1, नंबर 2, गर्म और ठंडी। ठीक है, ये विश्व के जलवायु और नौवहन को प्रभावित करती हैं। सही बात है, क्योंकि भैया सागर तो दुनिया के लगभग प्रत्येक कोने में है, तो प्रत्येक स्थान को प्रभावित करेंगे, वहाँ की जलवायु को प्रभावित करेंगे, और ये नौवहन को ही प्रभावित करेंगे। क्योंकि आज के समय में जो व्यापार होता है लगभग समुद्री मार्गों से होता है, बहुत ही किफ़ायती होता है, कम खर्चे वाला होता है, तो उनकी गति पे और नौवहन को प्रभावित करेंगी। ठीक है, तो आज की हमारी ये क्लास थी। कल फिर मिलते हैं अपने निश्चित समय 6 बजे। आपसे निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने, और हमारे यूट्यूब फैमिली को आगे बढ़ाएं और ज्ञान की प्राप्ति करें। आने वाले यूपीटेट, सीटेट, बीपीएससी या अन्य एग्जामों में ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा।